1 फरवरी 1959 सोवियत यूनियन के यूरल माउंटेन में नो एक्सपीरियंस्ड हाइकर एक ऐसी रात में गायब हो गए जिसका जवाब आज 65 साल बाद भी किसी के पास नहीं है। ये लोग ट्रेंड थे, माउंटेन सर्वाइवल जानते थे और हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट सका। जब रेस्क्यू टीम उनके कैंप साइट तक पहुंची तो उन्हें एक टेंट मिला जो अंदर से नाइफ से कटा हुआ था। टेंट के अंदर जैकेट्स, बूट्स, फूड और कैमराज वहीं पड़े थे, लेकिन हाइकर्स उनके सिर्फ पैरों के निशान मिले, वो भी बिना शूज के उस -40 डिग्री टेम्परेचर में। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि उन लोगों को -40 डिग्री टेम्परेचर में बिना शूज के भागना पड़ा और कुछ बॉडीज पर हॉरिफाइंग इंजरीज थी। किसी का स्कल फ्रैक्चर था तो किसी की रिब्स अंदर से क्रश हो चुकी थी और एक हाइकर्स की टंग भी मिसिंग थी। लेकिन सबसे अजीब बात, इन्वेस्टिगेशन के बाद सोवियत अथॉरिटी ने सिर्फ एक बात लिखी, एक कंपेलिंग नेचुरल फोर्स कॉज देयर डेथ्स। ना किसी किलर का नाम और ना किसी एक्सीडेंट का क्लियर एक्सप्लेनेशन। और आज 65 साल बाद भी द डायाटलॉव पास इंसिडेंट दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक है। इस स्टोरी की शुरुआत होती है 23 साल के इगोर डियाटलोव से। इगर सोवियत यूनियन के यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। उसे ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग का बहुत एक्सपीरियंस था। फिर जनवरी 1959 में उसने एक डेंजरस विंटर एक्सपेडिशन ऑर्गेनाइज की। ग्रुप में टोटल 10 मेंबर थे, 8 मैन और 2 वुमेन। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि सबके सब एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे। उनका गोल था नॉर्थर्न यूरल माउंटेन क्रॉस करना और माउंट ऑटरटेन तक पहुंचना। ये ट्रैक सोवियत यूनियन के हाईएस्ट डिफिकल्टी कैटेगरी में आता था। और ये जर्नी स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद इस ग्रुप का एक मेंबर जिसका कि नाम यूरीयुद्दीन था, वो हेल्थ इशू होने की वजह से वापस लौट जाता है और बाद में वो इस इंसिडेंट का एक लौता सर्वाइवर बना। बाकी 9 लोग उस स्नोई माउंटेन की तरफ बढ़ते रहे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपनी लाइफ की लास्ट जर्नी पर निकले हैं। 27 जनवरी 1959 को ये लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं और ट्रैकिंग के दौरान हाइकर्स रेगुलरली डायरीज भी लिख रहे थे। वो फोटोज ले रहे थे, गाने गा रहे थे और नॉर्मली जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। और इन्हीं फोटोज और डायरीज की वजह से आज भी इन्वेस्टिगेटर को उनकी लास्ट मूवमेंट का पता चलता है। फिर 31 जनवरी 1959 तक ग्रुप फोर्ट स्याकल माउंटेन के पास पहुंच गया। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फोर्ट स्याकल का लोकल मानसी लैंग्वेज में मीनिंग होता है माउंटेन ऑफ डेड। फिर 1 फरवरी को मौसम बहुत खराब हो गया। हेवी स्नोफॉल, तेज हवा और फ्रीजिंग टेम्परेचर, विजिबिलिटी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। इसलिए ग्रुप ने माउंटेन स्लोप पर ही टेंट लगाने का डिसीजन लिया और ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती थी। रात होने लगी, स्नो स्टॉर्म और डेंजरस हो गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका एग्जैक्ट आंसर आज तक किसी के पास नहीं है। उन लोगों को ट्रैकिंग करते हुए 10 से 12 दिन बीत गए और उन्हें 12 फरवरी तक ट्रैकिंग करके वापस लौटना था। लेकिन 12 दिन बाद भी जब कोई मैसेज नहीं आया तो फैमिली और इंस्टीट्यूट को टेंशन होने लगी। पहले सबको लगा शायद वेदर की वजह से डिले हुआ होगा, लेकिन वहाँ कहानी तो कुछ और ही थी। और फिर कुछ दिन बाद ऑफिशियल सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। 26 फरवरी 1959 तक रेस्क्यूअर्स कैंप साइट तक पहुंच गए और जो उन्होंने देखा वो बहुत ही शॉकिंग और डरावना था।
टेंट आधा स्नो में दबा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि टेंट को अंदर से चाकू से कट किया गया था। मतलब उस ग्रुप ने टेंट से नॉर्मल एग्जिट यूज नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पैनिक में टेंट से भागे हो। और सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल तो ये थी कि टेंट के अंदर उनके जैकेट, शूज, फूड, कैमरा सब कुछ प्रॉपरली पड़ा हुआ था। आखिर कोई इंसान -40 डिग्री टेम्परेचर में बिना शूज और जैकेट के बाहर क्यों भागेगा। टेंट के बाहर फुटप्रिंट्स मिले जो वहीं पास के जंगल की तरफ जा रहे थे। कुछ फुटप्रिंट तो बिना शूज के थे। मतलब वो लोग -40 डिग्री टेम्परेचर में बिना शूज के भागे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें -40 डिग्री टेम्परेचर में बिना शूज के भागने पे मजबूर कर दिया। और कुछ फुटप्रिंट सिर्फ सॉक्स में थे और वहीं से मिस्ट्री और भी डीप हो गई। सबसे पहले 2 बॉडी सेडार ट्री के नीचे मिली, जिसके पास ऐसा लग रहा था कि वो ठंड से बचने के लिए आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। और पेड़ की कुछ ब्रांचेज भी टूटी हुई थी। इन्वेस्टिगेटर्स को लगा शायद उनमें से कोई पेड़ पे चढ़ा होगा, शायद टेंट या माउंटेन को देखने के लिए। उसके बाद 3 और बॉडीज टेंट और फॉरेस्ट के बीच में मिली, जिससे लग रहा था कि वो टेंट तक वापस पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं हुई। 2 महीने बाद जब स्नो मेल्ट हुई तो 4 बॉडी रेवाइन के अंदर मिली। अब बात आती है कि ये रेवाइन क्या है। तो रेवाइन का मतलब होता है एक डीप और नैरो वैली या खाई होती है जो नॉर्मली पानी के फ्लो या इरोजन की वजह से बनती है। अगर इसे सिंपल वर्ड में समझे तो रेवाइन का मतलब होता है जमीन के बीच में एक गहरी दरार जैसी जगह। इसके साइड काफी स्टीप होते हैं और नीचे का एरिया डीप होता है। और फिर उन चारों बॉडीज की इंजरीज ने इन्वेस्टिगेशन को और भी शॉक कर दिया। कुछ हाइकर्स की रिब्स क्रश थी और एक का तो स्कल फ्रैक्चर था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि बॉडी के बाहर ज्यादा इंजरीज नहीं थी, जैसे किसी बहुत पावरफुल फोर्स ने उन्हें हिट किया हो या किसी भारी चीज से चोट लगी हो। और फिर इन्वेस्टिगेटर ने एक और हॉरिफाइंग चीज नोटिस की। ल्यूडमिला डुविनिना नाम की एक हाइकर्स की टंग मिसिंग थी और तो और कुछ बॉडीज की आईज भी मिसिंग थी। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि कुछ के कपड़ों पर रेडिएशन ट्रेसेस भी मिले थे। जिसके बाद ये केस सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं लग रहा था। उसके बाद सोवियत अथॉरिटी ने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पब्लिक से बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपाई गई। केस के फाइल को भी सीक्रेट आर्काइव में भेज दिया गया। फाइनल रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा गया, द हाइकर्स डाइड बिकॉज ऑफ ए कंपेलिंग नेचुरल फोर्स। लेकिन क्या ये कोई नेचुरल फोर्स थी? क्या ये कोई एवलांच था या मिलिट्री एक्सपेरिमेंट या यूएफओ या पैरानॉर्मल एक्टिविटी? अथॉरिटीज ने कभी क्लियरली एक्सप्लेन ही नहीं किया। और इसी सीक्रेसी की वजह से डायटलोव पास इंसिडेंट और भी मिस्टीरियस बन गया। और फिर यहीं से थ्योरीज का सिलसिला चालू हुआ। पहली और सबसे एक्सपेक्टेड थ्योरी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 1 फरवरी 1959 की रात डायटलोव ग्रुप ने अपना टेंट एक माउंटेन स्लोप पर लगाया था। प्रॉब्लम ये थी कि टेंट फ्लैट ग्राउंड पर नहीं था बल्कि एक स्नोई स्लोप पर लगा था। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जब हाइकर्स टेंट लगाने के लिए स्नो कट कर रहे थे तो उन्होंने अननोइंगली स्नो की अपर लेयर को अनस्टेबल कर दिया। इसको स्लैब एवलैंक कहा जाता है। शायद आप लोगों को ये स्लैब एवलैंक के बारे में नहीं पता होगा। नॉर्मल एवलैंक में बहुत ज्यादा स्नो नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन स्लैब एवलैंक थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें स्नो की एक हार्ड लेयर नीचे की वीक लेयर से सेपरेट हो जाती है और फिर एक बड़े ब्लॉक की तरह स्लाइड करती है। ये एवलैंक कभी कभी इंस्टेंटली नहीं बल्कि कुछ घंटों बाद भी ट्रिगर हो सकता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग डायटलोव ग्रुप ने स्लोप कट किया और कुछ घंटों बाद स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्नोफॉल की वजह से स्नो प्रेशर और इंक्रीज हो गया। रात में सडनली स्नो स्लैब टेंट की तरफ स्लाइड हुई। हाइकर्स को लगा कि बड़ा एवलैंक आ रहा है। इसी पैनिक में उन्होंने टेंट को अंदर से कट किया और जल्दी से बाहर निकले, क्योंकि टेंट का नॉर्मल एंट्रेंस स्नो से ब्लॉक हो सकता था। अब इंजरीज की बात करें तो 2021 में साइंटिस्ट ने कंप्यूटर स्नो सिमुलेशन यूज करके एक्सप्लेन किया कि हैवी स्नो प्रेशर सर्व चेस्ट इंजरीज क्रिएट कर सकता है। इसलिए क्रस्ट रिब्स और इंटरनल ट्रॉमा पॉसिबल मानी गई और फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से बाद में हाइपोथर्मिया से डेथ हुई। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। एवलैंक थ्योरी सब क्वेश्चंस का आंसर नहीं देती और इसी वजह से लोग आज भी कंफ्यूज होते हैं। इस थ्योरी में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि
माउंटेन स्लोप ज्यादा ढलान वाली नहीं थी। एक्सपर्ट ने नोटिस किया कि जहाँ टेंट लगा था उस माउंटेन की ढलान इतनी भी तेज नहीं थी कि एक बड़ा एवेलांच आ सके। एवेलांच के लिए नॉर्मली 30 से 45 डिग्री का ढलान आइडियल माना जाता है, लेकिन डायटलोप कैंप साइट की ढलान उससे कंपैरेटिवली बहुत कम थी। इसलिए बहुत से इन्वेस्टिगेटर्स को डाउट हुआ कि वहाँ बड़ा एवेलांच आया भी था या नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि टेंट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। अगर बड़ा एवेलांच आता तो टेंट को बुरी तरीके से टूट जाना चाहिए था, लेकिन रेस्क्यूअर्स को टेंट मोस्टली स्टैंडिंग कंडीशन में ही मिला। हाँ, वो स्नो में थोड़ा दबा हुआ था, लेकिन कंप्लीटली कोलैप्स नहीं हुआ था। ये डिटेल थ्योरी को थोड़ा वीक बनाती है। और तीसरी प्रॉब्लम है कि फुटप्रिंट ऑर्डरली मिले थे। और सबसे अजीब बात, टेंट के बाहर जो फुटप्रिंट मिले वो काफी ऑर्गेनाइज्ड और काम लग रहे थे। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग फुल पैनिक में भाग रहे हो। कुछ फुटप्रिंट्स क्लियरली विजिबल थे, जैसे बिना जूते के या सिर्फ सॉक्स में और सिंगल शूज के साथ, और वो स्ट्रेट फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे। अगर मैसिव एवेलांच आ रहा होता तो एक्सपेक्टेड था कि फुटप्रिंट डिस्ट्रॉय हो जाते या रनिंग पैटर्न दिखता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फोर्थ प्रॉब्लम थी कि सब लोग एक साथ टेंट क्यों छोड़ते। एवेलांच थ्योरी ये तो एक्सप्लेन करती है कि हाइकर्स पैनिक में निकले थे, लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर डेंजर टेम्पररी था तो वो लोग टेंट में वापस क्यों नहीं आए। टेंट में उनके गर्म कपड़े, शूज, फूड सब कुछ था, और -40 डिग्री वेदर में टेंट सर्वाइवल का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स था। फिर भी कोई वापस नहीं गया। ये बिहेवियर इन्वेस्टिगेटर को आज तक स्ट्रेंज लगता है। दूसरी थ्योरी आती है सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट। कुछ लोगों का मानना है कि ये ग्रुप अननोइंगली सोवियत यूनियन के किसी सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग एरिया में पहुंच गए थे। 1950s का टाइम कोल्ड वॉर का एरा था, और सोवियत यूनियन सीक्रेटली मिसाइल और एक्सपेरिमेंटल वेपन्स टेस्ट कर रहे थे। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए लोग तीन चीजें पॉइंट आउट करते हैं कि कुछ के कपड़ों पर रेडिएशन ट्रेसेज मिले थे, और नियर बाय एरियाज में स्ट्रेंज ऑरेंज लाइट्स देखी गई थी, और गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की बहुत सी फाइल्स सीक्रेट रखी थी। थ्योरीज के अकॉर्डिंग शायद हाइकर्स ने एक्सीडेंटली कोई मिलिट्री टेस्ट देख लिया हो, या फिर वो ब्लास्ट या शॉक वेव का शिकार हो गए हो। कुछ लोग तो ये भी बिलीव करते हैं कि पावरफुल एक्सप्लोजन की वजह से उनकी इंटरनल इंजरीज हुई थी, लेकिन इस थ्योरीज में भी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसका कभी कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। ना वहाँ ऑफिशियली किसी वेपन टेस्ट का एविडेंस मिला, और ना ही किसी मिलिट्री अटैक को कंफर्म किया गया। और रेडिएशन भी इतना ज्यादा नहीं था कि उससे क्लियर मिलिट्री एक्सीडेंट प्रूव हो सके। इसी वजह से ये थ्योरी इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन ऑफिशियली एक्सपेक्टेड नहीं मानी जाती। तीसरी और सबसे फेमस इंटरनेट थ्योरी है यूएफओ या पैरानॉर्मल थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो ग्रुप किसी अननोन पैरानॉर्मल एक्टिविटी या यूएफओ इनकाउंटर का शिकार हुआ था। ये थ्योरी तब और पावरफुल हुआ जब कुछ रिपोर्ट में ये मेंशन हुआ कि इंसिडेंट वाली रात और उसके आसपास के दिनों में स्काई में स्ट्रेंज ऑरेंज ग्लोइंग लाइट देखी गई थी। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि शायद हाइकर्स ने अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट देखा था, जिसकी वजह से वो पैनिक में टेंट छोड़कर भाग गए थे। कुछ पैरानॉर्मल बिलीवर्स का मानना है कि उनकी स्ट्रेंज इंजरीज और मिसिंग टंग नॉर्मल एक्सीडेंट से एक्सप्लेन नहीं होती, लेकिन इस थ्योरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ना इन्वेस्टिगेटर को यूएफओ का एविडेंस मिला, और ना एलियन एक्टिविटी का प्रूफ, और ना किसी पैरानॉर्मल अटैक का कंफर्मेशन मिला। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ऑरेंज लाइट को मिसाइल्स, मिलिट्री फ्लेयर्स या नेचुरल एटमॉस्फेरिक फेनोमेना भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी वजह से ये थ्योरी इंटरनेट पर फेमस जरूर है, लेकिन साइंटिफिकली और ऑफिशियली एक्सेप्टेड नहीं है। फोर्थ थ्योरी है इंफ्रासाउंड थ्योरी। ये थ्योरी थोड़ी साइंटिफिक और अनयूजुअल है। इसके अकॉर्डिंग उस रात पास के माउंटेन पर स्ट्रॉन्ग हवा चल रही थी। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि माउंटेन शेप और पावरफुल विंड की वजह से एक स्पेशल टाइप की लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव क्रिएट हुई होगी। इन्हें इंफ्रासाउंड कहा जाता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग इंफ्रासाउंड एक्सट्रीम फियर, एंजाइटी, पैनिक और कंफ्यूजन ट्रिगर कर सकता है। थ्योरी के अकॉर्डिंग शायद हाइकर्स बिना समझे सडनली पैनिक में आ गए और टेंट छोड़कर स्नो स्टॉर्म में भाग निकले। लेकिन इस थ्योरी में भी एक मेजर प्रॉब्लम है। ये थ्योरी पैनिक को तो एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन इंजरीज, क्रस्ट, रिब्स और स्कल फ्रैक्चर को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करती। और इस बात का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला कि उस रात सच में कोई इंफ्रासाउंड क्रिएट हुई होगी। इसी वजह से ये थ्योरी भी इंटरेस्टिंग है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मानी जाती है, लेकिन ऑफिशियली एक्सेप्टेड नहीं है।
ये सारी थ्योरीज अलग अलग एक्सप्लेनेशन देती है, लेकिन अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो एक्सपर्ट्स एवेलैंक को सबसे रियलिस्टिक थ्योरी मानते हैं। और 2021 में स्विस रिसर्चर और स्नो साइंटिस्ट ने इस इंसिडेंट पर डिटेल रिसर्च की। उन्होंने कंप्यूटर स्नो सिमुलेशन और माउंटेन मॉडल यूज करके ये समझाने की कोशिश की कि उस रात एक्चुअली हुआ क्या होगा। रिसर्च के अकॉर्डिंग जब हाइकर्स ने माउंटेन स्लोप पर टेंट लगाया तो टेंट बनाने के लिए उन्होंने स्नो की अपर लेयर को कट किया था। उसके कुछ घंटों बाद तेज हवा और फ्रेश स्नोफॉल की वजह से स्नो का प्रेशर बढ़ गया और फिर रात में स्नो की एक हैवी लेयर टेंट की तरफ स्लाइड हुई। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक डिलेड स्लैब एवेलैंक हो सकता है। ये बड़ा एवेलैंक नहीं था, लेकिन इतना पावरफुल जरूर था कि हाइकर्स पैनिक में आ जाए और टेंट को अंदर से कट करके बाहर निकले। फिर कुछ लोगों को सीरियस इंटरनल इंजरीज हो जाए। टेंट कट होने और पैनिक स्केप हाइपोथर्मिया और चेस्ट इंजरीज को काफी हद तक एक्सप्लेन करती है। इसी वजह से आज के टाइम में ऑफिशियली एवेलैंक थ्योरी को सबसे बिलीवेबल एक्सप्लेनेशन माना जाता है। लेकिन मिस्ट्री यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि मॉडर्न साइंस भी हर सवाल का जवाब नहीं दे पाई। फुटप्रिंट्स इतने ऑर्डरली क्यों थे और सब लोग टेंट छोड़कर इतनी दूर क्यों चले गए और कुछ इंजरी इतनी अनयूजुअल क्यों थी और कुछ स्ट्रेंज डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन में क्लियर क्यों नहीं हुई। और शायद इसी वजह से आज भी डायटलो पास इंसिडेंट दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग और मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड ट्रेजेडी में से एक माना जाता है।